गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद, व्याकरण का एक पार्ट, एक हिस्सा। शब्द और पद। तैयार हो ना पढ़ने के लिए? क्योंकि व्याकरण बोलते ही बच्चे डर जाते हैं, अरे बाप रे व्याकरण बोर। एक्चुअली व्याकरण बोर नहीं होता, समझ में आ जाए ना तो फिर व्याकरण ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि व्याकरण पर ही पूरी भाषा आधारित है। पूरी लैंग्वेज पर हम विजय हासिल तभी कर पाएंगे जब हमको व्याकरण समझ में आए, किसी भी लैंग्वेज की। तो आज हिंदी व्याकरण का एक भाग, शब्द और पद। एक या अधिक वर्णों से बना हुआ स्वतंत्र और सार्थक समूह शब्द कहलाता है। एक या अधिक वर्णों से। कुछ दिनों पहले देखो हमने वर्ण पढ़ा था। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। तो उन्हीं वर्णों को अगर सार्थक रूप में मिला दिया जाए ना बच्चों, तो शब्द तैयार होता है। इसलिए फिर से एक बार सुनिए। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द के नाम से जाना जाता है। एक या अधिक वर्णों से बना हुआ स्वतंत्र और सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे गंगा, कमल, चंदन, वंदन, पहाड़, किताब आदि। जब तक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में नहीं करते ना बच्चों, तब तक वे शब्द शब्द ही रहते हैं। जब तक शब्द का प्रयोग यानी किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता, वे शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब उनका प्रयोग वाक्य में हो जाए या होता है, तो वे पद बन जाते हैं। वाक्य में हो जाए तो वे पद बन जाते हैं। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में करें तो वो क्या बन जाते हैं? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद। जैसे गंगा, पहले ये क्या था? शब्द। अब देखो ये कैसे पद बन गया। गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ गंगा क्या है? तो गंगा एक पद है, पद। तो ये था शब्द और पद को लेकर एक उदाहरण स्वरूप स्पष्टीकरण। अब आगे चलते हैं। शब्द भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। विकारी, नंबर 2 अविकारी। विकारी बोला है, हाँ विकारी, भिकारी नहीं। क्या बोला? विकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार? 2 प्रकार, विकारी तथा अविकारी। टीचर, विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनका लिंग, वचन और काल कारकों के अनुसार रूप परिवर्तन हो। वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन होता है काल, कारक, लिंग और वचन के अनुसार, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, किताबें, किताबों, महिला, महिलाएं, महिलाओं, इस प्रकार से। विकारी शब्द
यानी शब्दभेद का पहला प्रकार विकारी। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। अविकारी शब्द दूसरा। प्रयोग के आधार पर नंबर 2 अविकारी। वे शब्द जिनमें कभी रूप परिवर्तन नहीं होता। मतलब लंबी चौड़ी परिभाषा, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारकों के अनुसार कोई परिवर्तन संभव नहीं है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, कब, ये सब हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी यानी हम अविकारी को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, अव्यय। आधा व पूरा य, अव्यय। अवयव नहीं, अव्यय। हम अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी जानते हैं, समझा? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। चारों को अगर मिला दिया जाए तो बोलेंगे अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं विकारी शब्दों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। विकारी शब्दभेद कितने प्रकार के? प्रयोग के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। अब हम विकारी के जो प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। जैसे सबसे पहले संज्ञा, पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा, पर कैसा है, बच्चों के लिए ग्रामर एक डर है शायद। पढ़ा तो था जरूर टीचर, लेकिन भूल गए। आगे आगे पाठ, पीछे सारा सा पाठ। मतलब पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। जबकि व्याकरण बेटा हमेशा समझ लिया जाता है, समझ कर याद रखा जाता है। कि व्याकरण रटने की चीज़ तो है ही नहीं। जैसे मैथ्स नहीं रटा जाता ना, ठीक उसी तरह किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो विकारी शब्दों के बारे में जो 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उसमें सबसे पहले संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, राम, दिल्ली, मेज, कुर्सी, पर्वत, मीठा, ये सब क्या है? सब संज्ञाएं हैं। फिर संज्ञा के कुछ प्रकार भी होते हैं, पर प्रकारों तक नहीं जाएंगे, मैटर ज़रा लंबा हो जाएगा। संज्ञा क्या है और संज्ञा के उदाहरण क्या है वो आपने देखा। दूसरा है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। अब राम यहाँ संज्ञा है, ठीक है, लेकिन राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ाई करता है, राम आता है, राम मेरे घर खाना खाता है। हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं तो भी एक बार देखिए आप क्या बोलेंगे, यह लड़का पढ़ाई करता है। यहाँ से राम हट गया, क्या आया? यह। तो राम हट गया यानी संज्ञा हट गई, क्या लगा? सर्वनाम। तो परिभाषा समझ में आ रही होगी, है ना? संज्ञा का बार बार उच्चारण न हो इसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर विकारी में तीसरा प्रकार विशेषण।
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वो तो विशेषण इस शब्द से ही समझ में आ रहा है, विशेषता बताने वाले, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, गाना, मारना, बहादुरी, ये सब क्या है? विशेषण। फिर है क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, यानी कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम क्रिया के नाम से जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिलती है वो क्रिया है। विशेषण के लिए फिर से एक बार सुनिए। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोला गया है। उदाहरण के तौर पर सफ़ेद, काला, नीला, पीला, मीठा, बहादुर, साहसी, चतुर आदि। थोड़ी देर पहले मैंने रोना हंसना बोला था, सॉरी, ये रोना हंसना विशेषण नहीं, क्रिया है। रोना, हंसना, सोना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया। और क्रिया की परिभाषा क्या है बच्चों? जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण मतलब अब हम पढ़ेंगे अभिकारी। अभिकारी यानी कि अव्यय, इनके भी 4 प्रकार बताए गए। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। चारों को अगर मिला दिया जाए तो अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा शब्द में ही नजर आ रही। क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे करण धीरे धीरे खाता है ना? यहाँ धीरे धीरे शब्द में क्या दिखाई दे रहा है? तो क्रिया विशेषण। कैसे खाना खा रहा है? धीरे धीरे, यानी खाना खाने की पद्धति समझ में आ रही है ना? मोहन तेजी से दौड़ता है, यहाँ कहाँ है क्रिया विशेषण? तेजी से। उसने इधर उधर देखा, कहाँ है क्रिया विशेषण? इधर उधर। जहाँ वहाँ कचरा फैला है, क्रिया विशेषण जहाँ वहाँ। समझ में आ रहा है? तो क्रिया विशेषण के और भी बहुत सारे उदाहरण शब्दों में दिए जा सकते हैं। आज, कल, परसों, नरसों, यहाँ वहाँ, तुतलाते हुए, घबराते हुए, डरते हुए, है ना? धीरे धीरे, सहमते हुए, चुपचाप, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जो जोड़ दे वो समुच्चय बोधक है। जैसे मोहन और श्याम भाई है, तो मोहन श्याम जोड़ा किसने? और ने। तो यहाँ पर और क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला। जैसे मैंने तुमसे बात की लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 2 स्वतंत्र वाक्य है। मैंने तुमसे बात की, तुमने ध्यान नहीं दिया। बीच में कौन आया स्टूडेंट्स? लेकिन। ये लेकिन क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, 2 स्वतंत्र वाक्यों को। तो जो 2 स्वतंत्र शब्दों या 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दे वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अगला है संबंध बोधक। जो शब्द 2 शब्दों के बीच में संबंध बताता है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जहाँ संबंध बताया जाए, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहता है। जैसे वह राम की कलम है, तो राम और कलम नाता क्या है? कलम किसकी है? राम की। तो यहाँ पर की संबंध बोधक अव्यय। की शब्द जो है वो है संबंध बोधक अव्यय। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, के सामने, मैं उसकी तरफ चल पड़ा, तरफ। नदी के किनारे हम बैठे थे, के किनारे। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, अलावा। ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय।
मेरे घर के पास से वो गुजरा, के पास से। अगला और अंतिम प्रकार है अविकारी शब्दों का स्टूडेंट्स, विस्मय आदिबोधक अव्यय। जिन शब्दों में हर्ष यानी खुशी, शोक दुख, उल्लास आनंद, विस्मय, ये सारी भावनाओं का अचानक प्रकटन जहाँ होता है ना, वहाँ विस्मय आदिबोधक अव्यय कहलाता है। ये तो खैर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है हर बच्चे को, क्योंकि इसमें कई प्रकार की भावनाएं प्रकट होती है। हे भगवान, अरे बाप रे, शाबाश, अरे वाह, अच्छा, इसमें बहुत सारी भावनाएं समझ में आ रही। अच्छा, आश्चर्य, अरे वाह, प्रशंसा, शाबाशी, है ना। द तरीके, अफसोस। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है उदाहरण, अरे तुम यहाँ हो, मतलब क्या हो रहा है, आश्चर्य, है ना। बाप रे बाप, क्या हो रहा है, हैरानगी, बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, ओफो, मैं तो अपनी पुस्तक ही लाना भूल गया, अफसोस, है ना। तो ये है विस्मय आदिबोधक अव्यय के उदाहरण। तो बच्चों, इस तरह से शब्द और पद, व्याकरण का ये जो एक पार्ट था, एक भाग था, एक विषय था, वो आज यहीं समाप्त होता है, शब्द और पद। मैं चाहती हूँ कि आप इसे नोटबुक में लिख लें ताकि ये आपको याद रहे, शब्द और पद। थैंक यू।